ओके, वेलकम आप सभी का। और अपन जो रिपेयर के बारे में समझ रहे हैं ना, उसी में आगे बढ़ते हैं। और अभी अपन एनईआर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं सबसे पहले। ये था कि जैसे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर पढ़ी अपन, है ना, कि अपन जहाँ पे प्रॉब्लम वाला पार्ट होता है उसके आगे पीछे से अपन स्ट्रैंड को एक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के रूप में एक्साइज आउट करते हैं और फिर बाद में रिपेयर हो जाती है ना, एनईआर हो जाता है। हाँ, तो देखो, एनईआर के अंदर हम जब रिपेयर करते हैं तो है ना, रेप्लिकेशन का टाइम तो ये होता नहीं, रेप्लिकेशन के बाद का होता है। यानी कि कभी भी हो सकता है, विदाउट रेप्लिकेशन भी अपन इसको ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे सेल में डीएनए पड़ा है और उसमें अगर प्रॉब्लम है तो एनईआर उस पर हो सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती कि एनईआर को जैसे एंजाइम्स करते हैं और फिर एंजाइम्स को जहाँ इशू है वहाँ जुड़ना होता है। फिर एक इशू हमारे पास ये आता है कि हमारे जो जीनोम है वो एनी टाइम ओपन नहीं होते, यानी कि कई जगह पे हेटेरोक्रोमेटिन होती है ना। जैसे मान लो कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम है वो तो हेटेरोक्रोमेटिन में है। तो हेटेरोक्रोमेटिन में है तो वहाँ एनईआर वाले एंजाइम तो पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो डीएनए कंडेंस है। तो उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कि अगर किसी जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है तो हेटेरोक्रोमेटिन खुलेगा, तो उससे बनेगा यूक्रोमेटिन, है ना। जब भी अगर ट्रांसक्रिप्शन करना है तो हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में कन्वर्जन होता है। और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब यूक्रोमेटिन होगा तो वहाँ हमारे रिपेयर के एंजाइम है वो बाइंड कर सकते हैं। रिपेयर एंजाइम कैन वर्क। तो इससे क्या हो गया कि एक तो हो गया रिपेयर एनईआर, एक हो गया जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जीन एक्सप्रेशन, तो वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी कि अगर कहीं पे डीएनए खुला है तो वहाँ पे एनईआर हो सकता है। इसलिए मोस्टली एनईआर कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन जहाँ चल रहा है वहाँ होता है, यानी कि एक्टिव जीन्स। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे क्रोमोसोम के अंदर कहीं भी हमने प्रॉब्लम मानी डीएनए में और वो हमेशा ही हेटेरोक्रोमेटिन में, ये भी कोई जरूरी नहीं। यानी कि हेटेरोक्रोमेटिन के बिना भी तो हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपको ध्यान देना है कि एनईआर के साथ में जो हमने ट्रांसक्रिप्शन जोड़ा है इसको हम दो प्रकार से कह सकते हैं। एक तो अपन कह सकते हैं GCR, है ना, दिस इज GGR, सॉरी, GGR। ये होता है ग्लोबल जीनोम रिपेयर। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल जीनोम रिपेयर क्या होती है और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर क्या होती है। सपोज आपने जैसे ये क्रोमोसोम दिखा दिए ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, उसमें ये क्रोमोसोम्स हैं। अब देखो इसमें कहीं भी रिपेयर हो रही है, जहाँ भी इश्यू है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो नहीं हो रहा हो, तो वो तो हो जाएगा GGR। एक मान लो कि कहीं पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, सपोज यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, आरएनए बन रहे हैं, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। रेड वाले आप आरएनए मान लो, mRNA। तो अगर जहां ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वहीं पे रिपेयर होती है तो ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर। ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड
रिपेयर, यानी कि एक्सीजन रिपेयर दो प्रकार से हो सकती है। बिना ट्रांसक्रिप्शन वालों का तो आप बोलेंगे ग्लोबल, उसमें सारा जीनोम आ गया। एक जहां ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और उसकी वजह से पर्टिकुलर एरिया एक्सपोज हुआ और फिर वहां अगर रिपेयर हो रहा है तो वो आएगा टीसीआर में। तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार जो पेपर है उसमें ग्लोबल जीनोम पूछा है, मतलब उसके क्वेश्चन की लैंग्वेज में है। तो अगर आपने याद नहीं रखा इस चीज़ को तो फिर एग्जाम में दिक्कत आती है कि ग्लोबल जीनोम क्या होता है या ग्लोबल जीनोम रिपेयर क्या होती है। ठीक है, तो ग्लोबल का मतलब हो गया सारा, उसमें कहीं भी हो रहा हो, ट्रांसक्रिप्शन हो या ना हो, कोई लेना देना नहीं है। और केवल ट्रांसक्रिप्शन वालों में अगर वहाँ से उसका कनेक्शन है तो वो ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड में आएगा, यानी कि टीसीआर में आएगा। यानी कि ये भी पता होना चाहिए कि सारा एनईआर टीसीआर नहीं होता है, वो जीजीआर लेवल का भी हो सकता है, वो टीसीआर लेवल का भी हो सकता है। गलती को एक्साइज करके एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के रूप में निकाल के गैप को भर के वापस सील करना, ये एनईआर है, जो आपने प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ा है, यूकैरियोट्स में भी पढ़ा है। ठीक है, ये तो हो गया कि आप ग्लोबल जीनोम रिपेयर और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर को कैसे समझेंगे। तो देखो इसके बाद में अपन नेक्स्ट बेस एक्सीजन रिपेयर की बात करते हैं ना, कि एक तो हुआ था न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर और दूसरा लेवल होता है बेस एक्सीजन रिपेयर। देखो एनईआर के अंदर एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो निकाल ली जाती है, जबकि बेस एक्सीजन रिपेयर है वो छोटे से छोटा सिंगल बेस को एक्साइज करने बराबर हो सकता है। तो अगर कोई गलत बेस लगा हुआ है ना, भाई जैसे आप रिपेयर कर रहे हैं तो रिपेयर तो जो इनकरेक्ट है उसी के लिए होती है ना। तो इनकरेक्ट बेस जैसे कि मान लो आपका पॉलीमरेज भी लगा सकता है, डीएमिनेशन से भी हो सकते हैं, है ना। तो जो भी गलत बेसेज होते हैं उनको सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करना होता है। रिकॉग्नाइज करने का जो काम है वो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम ही करता है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ेगा। इसका काम क्या है, ब्रेक डाउन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है, शुगर और बेस, है ना, प्यूरिन पिरिमिडिन कोई भी हो। तो डीएनए आरएनए इन दोनों के अंदर ही क्या है कि शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एक तो जहाँ मिसपेयर है उसको ढूंढना, ठीक है, और जैसे मान लो कि साइटोसिन है उसका डीएमिनेशन हुआ तो बन गया यूरेसिल। ठीक है, अब जैसे स्ट्रैंड में क्या था, साइटोसिन और सामने क्या था, ग्वानिन, ये था। बट डीएमिनेशन से क्या हो गया, इधर आ गया यूरेसिल और सामने है ग्वानिन। तो वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग नहीं हो सकती। वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग नहीं हो सकती तो स्ट्रक्चर या टोपोलॉजी चेंज है, तो ग्लाइकोसाइलेज उसको ढूंढ लेगा, यानी कि ग्लाइकोसाइलेज यहाँ बाइंड करेगा। और अब देखो वहाँ का मैटर ये था कि बैकबोन काटी जाती थी, यहाँ वो नहीं है। एंजाइम का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ने वाला, यानी कि बैकबोन, जैसे आप इसको जूम करके दिखाएंगे तो बैकबोन होगी और यहाँ यूरेसिल लगा हुआ है, तो यहाँ इनका जो बॉन्ड है इसको तोड़ा जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा कि खाली जगह बनेगी, जैसे बाकी जगह पे बेसेज हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ नहीं है, सामने ग्वानिन है, यहाँ कोई बेस नहीं है।
ठीक है। तो ये जो काम होता है ना, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो पहला वर्क तो आता है जहाँ गलत है उसको ढूंढना और ओनली बेस को हटाना, नॉट बैकबोन, ओनली बेस को हटाना। और जैसे ही बेस हट जाएगा तो ए प्यूरिनिक साइट बनेगी, ए प्यूरिनिक साइड, ए पिरिमिडिन साइड, जहाँ पे बेस नहीं है ना, एपी साइट की ये एपी साइट हो गई। अब तो अब जो एपी साइट बनी है, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हमें रिपेयर करनी है। रिपेयर करेंगे पॉलीमरेज। पॉलीमरेज काम कैसे करते हैं, किनारा चाहिए उनको, 3 प्राइम ओवर चाहिए। क्या अभी बैकबोन कटी है? नहीं। क्या अभी 3 प्राइम ओवर 5 प्राइम कुछ है यहाँ पे? नहीं। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम ही नहीं कर सकता, राइट। तो नेक्स्ट अपन को क्या करना है कि इसमें कट लगवाने हैं, लेकिन कट लगाने वाला स्पेशल है जो एपी वाली जगह पे ही कट लगाता है, यानी जहाँ का बेस गायब है वहाँ कट लगाएगा और फिर एंडोन्यूक्लियस है उससे आगे तक का कुछ पार्ट है उसको वो डाइजेस्ट करेगा। अब इसमें ये भी ध्यान देने की बात है कि आप पॉलीमरेज से एक न्यूक्लियोटाइड नहीं लगवाएंगे, या वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड नहीं लगाता है, कुछ एक लगाता है, राइट। तो एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे कट लगाएगा और कुछ पार्ट है उसको वो डाइजेस्ट करेगा। तो फिर यहाँ पे रूम क्रिएट होगा, पॉलीमरेज के लिए जगह बनेगी। ऐसा है कि जैसे आपके पास साइकिल स्टैंड है, आप उसके ऊपर ट्रक खड़ा करना चाहते हो तो कैसे होगा, आपको ट्रक के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ कैसे आ सकता है, यहाँ रूम ही नहीं है उसके लिए, और फिर काम करने के लिए किनारा नहीं है। तो एपी एंडोन्यूक्लियस ये काम करता है। देन अगला जो रोल आता है वो आएगा रिपेयर वाला एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि मेन रिपेयर का एंजाइम है। और फाइनली लाइगेज हो जाएगा। अब देखो वैसे तो ये जो हम रिपेयर कराएंगे ये एरर फ्री रिपेयर में आएगा, क्योंकि गलती वाला हमने हटा दिया और सामने ग्वानिन है तो उसको देख के साइटोसिन ही लगेगा, राइट। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो खुद भी गलती करते हैं, है ना। वहाँ पे भी आपने 10⁻⁻4 से 10⁻⁵ रेंज के अंदर उनसे गलतियाँ करवाई है, राइट। बट एक बार उन चीज़ों को आप साइड में छोड़ दें तो ये क्या है, एरर फ्री रिपेयर मैकेनिज्म में अपन इसको काउंट करेंगे। देखो साथ में आप यूकैरियोट का यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि यूकैरियोट में आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा दैट विल बी डीएनए पॉलीमरेज बीटा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना फिक्स है कि अगर थायमिन डायमर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें एटा आयोटा उनके क्वेश्चन होंगे। अगर बेस एक्सीजन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज बीटा है वो आपको काम में लेना है, क्योंकि आपने वहाँ पे जब टेबल तैयार की थी तो आपके पास था कि यूकैरियोट्स में 14 से भी ज़्यादा प्रकार के पॉलीमरेज हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं उनमें जो काम आते हैं वही आते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान देनी है कि अपन इसका ध्यान देंगे। और फिर जो पॉलीमरेज है ना, अदर पॉलीमरेज वो भी काम में आ सकते हैं, बट मेन तो पॉलीमरेज बीटा ही रहेगा। अदर के अंदर जैसे अपने डेल्टा एप्सिलॉन, क्योंकि जब आपने डेल्टा एप्सिलॉन की बात की थी तो लिखा था उनके बारे में कि मेनली तो ये पॉलीमरेज हैं लेकिन ये रिपेयर में भी काम आते हैं, बट यहाँ पे मेन बीटा ही है। हाँ,
प्रोकैरियोट में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे पॉलीमरेज फास्ट है, वही रिपेयर के काम करता है। तो ये तो हो गया हमारे पास कि सिंगल बैच जो होता है ना, उसको 2 स्टेप हो गई कि पहले ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ो ताकि एपी साइट बनेगी, फिर एपी एंडोन्यूक्लियस लगाओ ताकि रूम बनेगा, फिर रिपेयर वाले से रिपेयर कराओ, और फाइनली जैसे लाइगेज बाकी जगह पे काम में लिया वैसे आप बैकबोन को सील कर दो। ओके, क्लियर इट? ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन इसमें टॉपिक ऐड करेंगे, ये है एक खास प्रकार का ह्यूमन डिजीज है जिसको अपन जेरोडर्मा पिगमेंटोसा बोलते हैं। इसको अपन एक्सपी सफरर्स, जिनको डिजीज होती है उनको एक्सपी सफरर्स बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं, वेरी हाई सेंसिटिव टू सनलाइट, कि जो ब्राइट सनलाइट होती है उसमें जाते ही इनकी स्किन के ऊपर चकत्ते होने लग जाते हैं और निशान धब्बे पड़ने लग जाते हैं। तो ये लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकते, राइट। कारण क्या होता है कि जो सनलाइट होती है उसमें यूवी लाइट होती है ना, और यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर जैसे अपन ने बात की कि भाई थायमिन डाइमर है वो बनते हैं। तो इनका एक्चुअल में क्या है कि जो NER है वो डिफेक्टिव होता है, कि अगर एक बार ये लाइट में गए तो जैसे हमारे अंदर भी डाइमर बनते हैं लेकिन हमारा NER उनको सुधार देता है, तो हमें दिक्कत नहीं होती। इनको क्या है कि NER इनका डिफेक्टिव है तो इनके डाइमर हटाए नहीं जा सकते, तो फिर उसके जो रिजल्ट हैं वो इनको स्किन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनको हाईली सेंसिटिवनेस वो रहती है। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है अपन उसकी बात करते हैं कि यहाँ अपना जो टॉपिक है उससे किस प्रकार से जुड़ता है और क्वेश्चन में क्या चीज़ आती है। ठीक है, अब देखो इसी में क्या होता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनको अपन XP वेरिएंट बोलते हैं, और ये चीज़ क्वेश्चन में पहले आई हुई भी है कि XP वेरिएंट्स जो होते हैं ना, अब वो क्या है। ओके, देखो अभी हमने बात किया कि सनलाइट में जाते ही डाइमर बनेंगे, डाइमर को हटाने का एक तरीका NER होता है, ठीक है, और वो अपन ने बैक्टीरिया में भी पढ़ा और इधर यूकेरियोट्स में पढ़ा। ह्यूमंस का मामला है तो यूकेरियोटिक सिस्टम इसमें काम आता है, ठीक है। लेकिन जो XP वेरिएंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनका NER तो सही होता है, NER तो सही होता है, बट जो पॉलीमरेज एटा जो होता है वो, क्योंकि पॉलीमरेज है तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन अपने जीन से बनती है, तो एटा के जीन में म्यूटेशन होता है। तो यहाँ बाकी मैकेनिज्म तो सही है, बट जब लास्ट में एटा से अपन काम करवाते हैं तो वो डिफेक्टिव है, तो वो काम नहीं कर सकता। तो नॉर्मल XP है ना, उनका NER, क्योंकि NER में कितनी प्रोटीन काम करती है, कहीं भी कोई भी प्रोटीन डिफेक्टिव हुई तो NER नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल जिनमें एटा डिफेक्टिव है तो आप उसके नीचे या उससे पहले जितना भी मशीनरी हो गया वो चाहे सारा सही लगा दो, उससे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रिपेयर तो एटा को करनी है ना। जैसे आप लास्ट में सिग्नेचर करोगे तो सिग्नेचर तो इसका मतलब मेन काम तो इसका, अगर इसमें डिफेक्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एरर फ्री करता है रिपेयर, तो वो चीज़ यहाँ से जुड़ जाती है। यानी कि इधर तो आप पढ़ते हैं थायमिन डाइमर, NER, एरर फ्री रिपेयर, एटा, और फिर इधर एक डिजीज का नाम आ जाता है कि XP वेरिएंट, राइट। तो ऐसे आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे जेरोड्रमा लिया है ना, वैसे ही एक दूसरा डिजीज भी है
और ये है इसको अपन कोकैन सिंड्रोम भी बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है नील डिंगवेल सिंड्रोम। ठीक है, इसका कनेक्शन फ्री रेडिकल से है, यानी कि स्ट्रेस जो होता है ना उसमें जो फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज कोज करते हैं, तो ये भी सन सेंसिटिव होते हैं। और इनका क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर जो मैकेनिज्म होता है TCR, ये डिफेक्टिव होता है ना। तो अपना NER से जुड़ा हुआ XP वेरिएंट है, और BER है ना, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर, वहाँ से कोकैन सिंड्रोम जुड़ता है। तो सन सेंसिटिव है ना, ये रिपेयर से जुड़े हुए टॉपिक्स में आते हैं, राइट। तो आप थोड़ा सा इनको मतलब ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम में हो या नेट में हो, ये चीज़ें वहाँ दोनों जगह पे इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करो, ताकि क्या है कि थोड़ा सा आपका कंपेयर देखो NER और TLS दो चीज है, है ना। आपने लिखा ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर, ये तो NER से जुड़ता है, ये तो हो गया आफ्टर, है ना, रेप्लिकेशन NER कि DNA पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी मिस्टेक है तो हम उसको काट के आगे पीछे से नया बना के चिपका देंगे। और ये होता है कि अगर जैसे, क्योंकि ये दोनों ही केस डायमर से जुड़े हुए हैं, तो एक तो मान लो कि आपके पास ये डायमर है और आप इसको काट के निकालते हो, तो ये तो है NER। अगर हमारे पास ये एक स्ट्रैंड में डायमर है और दूसरा स्ट्रैंड हम बना रहे हैं, तो उसमें हम आगे पीछे से किसी दूसरे से बनवा लें, वो है TLS। ठीक है, तो TLS का काम करता है एटा, और NER के अंदर आप नॉर्मल पॉलीमरेज है उनसे काम कराते हैं। यानी कि हमारे पास कई जगह पे आ गया थायमिन डायमर, फोटोलाइज भी करता है, UVR ABC भी करता है, इधर अपने यूकेरियोटिक सिस्टम भी करते हैं, TLS वाले भी करते हैं, NER वाले भी करते हैं। इसलिए आपको हर जगह पे चीज़ों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर करना है ना, क्योंकि है तो सारा वही एक ही पॉइंट है, डायमर बनना, बट डायमर के सॉल्यूशन अलग अलग हैं। अभी तो अपन और भी आगे चलेंगे, और भी चीज़ें इसमें आएंगी, डायमर को लेके ही आएंगे, यानी कि पूरा जो टॉपिक है मैंने डायमर को लेके रिपेयर समझाई गई है, राइट। तो ये इसीलिए कि आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए कि इनमें थोड़े थोड़े क्या हैं, डिफरेंसेज हैं, जो आपको माइंड रखने हैं, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मिसमैच रिपेयर सिस्टम, और ये भी क्या है कि हाईली इम्पोर्टेंट में ही है। वैसे तो क्या होता है कि देखो आप पेपर्स देखेंगे ना, तो हर सेक्शन से क्वेश्चन है, चाहे आप नाइट्रोसोअमाइन को लेंगे उसका भी क्वेश्चन है, चाहे आप एल्कलेटिंग एजेंट लेंगे उसका भी क्वेश्चन है, चाहे आप ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन लेंगे, रिपेयर में कुछ भी ले लीजिए, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखो मिसमैच रिपेयर सिस्टम अपने को पढ़ना है, और ये क्या है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सिस्टम है ना। और इसका क्या है कि एक दो और जगह है वहाँ से भी कनेक्शन होता है, ओके, ठीक है। तो मिसमैच का मतलब ये हो गया कि जो गलत है ना, जहाँ पे वॉटसन क्रिक पेयरिंग नहीं हो रही है वहाँ पे मिसमैच होता है। तो सबसे पहले तो अपन इसको बैक्टीरिया के हिसाब से देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे आप अपने नोट्स वगैरह बनाते हो तो उसमें भी
थोड़ा यही ट्रेंड यूज़ करना है ना, ताकि क्या है कि वो चीज़ें आपको क्लियर भी जल्दी हो जाती हैं और टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हो, नोट्स के लिए कह रहा हूँ। मतलब आप जब भी नोट्स बनाते हो तो साइज रिड्यूस किया करो, ताकि क्या है कि आप रिवाइज करते समय आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि माइंड में जो चीज़ें होती हैं उनको रिकॉल करने में समय बहुत छोटा सा लगता है, कागज़ पे लिखी हुई चीज़ों को रिकॉल करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन है वो आप समझना। वन इज म्यूट एस, म्यूट एच, म्यूट एल, और चलो ठीक है सारा मशीन एक साथ ही आप ले लो, है ना। एस एस बी, क्योंकि इनको आप जानते हो, हेलिकेज, एक्सोन्यूक्लियेज, और फिर आएगा आपका पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, और देन आपको लाइगेज लेना है। ठीक है, ये हो गए। बिल्कुल अच्छी बात है, वो पता है मेरे को, आपने मेहनत की है। हाँ, आपने जेआरएफ किया तो डेफिनेटली काम तो किया ही है। हाँ, अब देखो इसमें जो मेन जो एंगल होता है ना टॉपिक को समझने का, भी इस टॉपिक को समझे कैसे उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक मिसमैच हो गया कि एडेनिन और उसके सामने है ग्वानिन। तो हम ये नहीं बता सकते कि पॉलीमरेज ने एडेनिन गलत लगाया है या ग्वानिन गलत लगाया है, क्योंकि डीएनए के अंदर दोनों ही होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर हमें ये पता हो कि ये ऊपर वाला स्ट्रैंड अभी नया बना है और नीचे वाला स्ट्रैंड पुराना है जिसको टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया गया था, तो हम बता सकते हैं कि एडेनिन गलत है ना। अगर हमें ये पता नहीं हो कि नया स्ट्रैंड कौन सा है पुराना कौन सा है, तो हम नहीं बता सकते। एडेनिन भी गलत लगता है ग्वानिन के सामने, है ना, वाइस वर्सा। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब रिपेयर मैकेनिज्म में जितने भी एंजाइम या रिपेयर मशीनरी जो होती है उसको ये पता लग जाए कि नया स्ट्रैंड कौन सा है। ठीक है, अब नया स्ट्रैंड कौन सा है इस चीज़ की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है ना, ये एक्चुअल में क्वेश्चन होता है ना, ये पूछा जाता है आपसे। तो देखो क्या होता है कि जीनोम के अंदर कुछ सीक्वेंसेज होती है जो बार बार पाई जाती है, उनको अपन बोलते हैं रिपीट सीक्वेंसेस, है ना, जो हमारे जीनोम में बार बार उनको अपन रिपीट बोलते हैं। तो ऐसे रिपीट होता है GATC रिपीट। तो हमारे जीनोम के अंदर GATC रिपीट्स पाई जाती हैं, बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, हमारे अंदर भी रिपीट्स होते हैं, यानी कि ये बार बार होते हैं। ऐसी कॉपी बार बार आएंगी, यहाँ भी आएंगी, इधर भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं। तो हमारे जीनोम के अंदर जो सीक्वेंसेस बार बार हैं उनको रिपीट बोलते हैं, और ऐसे रिपीट बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस रिपीट को आपको क्लियर रखना है कि GATC रिपीट। ओके, अब यहाँ पे जो GATC रिपीट है इसमें जो एडेनिन है, एडेनिन के ऊपर मैथिल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज़ है ना, टॉपिक वाइज या हम जो पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे वो समझ रहे हैं, तो वो क्या है कि एडेनिन डीएनए का पार्ट है और मैथिल यानी कि ये है डीएनए मिथाइलेशन। देखो क्या है कि
डीएनए का स्ट्रैंड जो भी होता है, डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस, ये तो होती है पहली स्टेप। उसके बाद में होता है डीएनए का मिथाइलेशन, यानी कि वो होती है दूसरी स्टेप। यानी कि मिथाइलेटेड एडेनिन कभी भी नहीं लगता, पहले नॉर्मल एडेनिन लगेगा, फिर मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम उसके ऊपर मिथाइल को ट्रांसफर करके मिथाइलेशन कोज करते हैं, राइट। होने को तो देखो यहाँ भी है GATC, लेकिन उस पे मिथाइल नहीं है, इसका मतलब ये न्यू स्ट्रैंड है जिस पे अभी मिथाइलेशन होगा। अगर आपने थोड़ा सा और टाइम दे दिया तो इसके ऊपर भी मिथाइलेशन हो चुका होगा, तब नहीं बता सकते कि कौन सा नया कौन सा पुराना है। यानी कि जस्ट आफ्टर, बहुत ही थोड़ा सा गैप होता है, शॉर्ट टाइम गैप। उस समय पे क्या है देखो, ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर तो है मिथाइलेशन और न्यू के ऊपर क्या है, मिथाइलेशन नहीं है। इसको अपन बोलते हैं हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन, हेमी मिथाइलेशन। तो डीएनए जब हेमी मिथाइलेटेड होता है तभी नया पुराना कंफर्म हो सकता है ना। न्यू स्ट्रैंड एंड ओल्ड स्ट्रैंड कैन बी डिस्टिंग्विश ओनली ड्यूरिंग हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन। अगर आप हेमी मिथाइलेटेड के बाद में इसको देखेंगे तो मिथाइल ट्रांसफरेज इसके ऊपर मिथाइल लगा चुके हैं, फिर आप GATC का कोई फायदा नहीं उठा सकते, राइट। तो रेप्लिकेशन के जस्ट तुरंत बाद अगर ये चीज़ पकड़ में आ जाती है तो आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। इसलिए क्वेश्चन में क्या आता है, हेमी मिथाइलेटेड डीएनए का नाम आता है। तो बिना हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन हम GATC का फायदा नहीं ले सकते। तो अब अपन समझते हैं कि जब हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में डीएनए है तो हमारा मशीन इसको ढूंढ सकता है, यानी कि नया और पुराना ढूंढ सकता है, ठीक है। तो पहला काम आता है कि दो चीज़ें होगी, देखो यहाँ पे, एक तो हो गया प्रॉब्लम और एक हो गया सिग्नल, कि नया पुराना पता लगे वो दूसरी जगह पे पता लगेगा, काम जहां करना है वो दूसरी जगह पे करना काम, राइट, ठीक है। तो यहां से फिर आप ये चेक करेंगे कि जो हमारा म्यूट एस है ये रिकॉग्नाइज करता है मिसमैच को, ठीक है, और म्यूट एच है ये रिकॉग्नाइज करता है GATC रिपीट को। और एल का क्या है, एल एक लिंक है, वो इन दोनों को जोड़ता है। यानी कि आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो यहाँ ऐसा हो गया कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, यहाँ तो जुड़ा हुआ है एस, और यहाँ GATC रिपीट है, यहाँ जुड़ा हुआ है एच, और इनको आपस में जोड़ता है वो है एल। यानी कि ब्रिज बन जाएगा एक, मिसमैच को एस ढूंढता है, रिपीट को एच ढूंढता है, और दोनों को एल जोड़ता है। तो इसलिए एक सारा सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अब फिर जैसे आप इस चीज़ को, जैसे आपने तीनों चीज़ यहाँ पे पुट कर दी ना, ठीक है, अब क्या होगा कि सेंसिंग हो जाएगी ना, एच जो है वो सेंस करेगा, नया स्ट्रैंड कौन सा पता लग जाएगा, मिसमैच हो रखा है ये पता लग जाएगा, दोनों का आपस में कम्युनिकेशन एल ने करवा दिया। दिस इज प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन, है ना, दिस इज प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन, कि जैसे एक प्रोटीन के पास जो एनर्जी है वो दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगी, कंफर्मेशन एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे क्या है कि पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके एक्टिवेट होते ही
है ना, जो जैसे ये पूरा सेटअप डेवलप हो जाएगा तो फिर ब्रैक कोज होते हैं। जो H है ना यही कोज करेगा ब्रैक। ब्रैक इन बैकबोन। अब देखो बैकबोन नए वाला काटना आपको, ठीक है, तो एडेनिन गलत है, ग्वानिन सही है, एडेनिन गलत है, क्योंकि हेमीमिथाइलेटेड में जिस स्ट्रैंड के ऊपर मैथिन नहीं है वो नया है, तो गलत नया वाला है, राइट। तो ऐसे बहुत एक्यूरेसी से आइडेंटिफाई हो गया। फिर बैकबोन में कट लगाया जाएगा। फिर H क्या है कि एक हेलिकेज भी है, तो इसका हेलिकेज एक्शन है वो एंडोन्यूक्लियस एक्शन, और हेलिकेज एक्शन कम्युनिकेट होते ही एक्टिवेट हो जाएंगे, अदरवाइज ये कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे इसको पूरा सिग्नल मिलता है ये चालू हो जाता है, कट कर देता है। फिर SSB प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड को पकड़ के हटा देती है, हेलिकेज उसको हटा देगा, एक्सोन्यूक्लियस एक्शन से वो कट जाएगा, फिर गैप भरना पड़ेगा, वो पॉलीमरेज थर्ड आता है, एंड देन लाइगेज एंजाइम से उसको लाइगेट कर दिया जाएगा। तो म्यूट S कहाँ बाइंड करता है, मिसमैच पे करता है, H कहाँ पे करता है, GATC पे, हेमीमिथाइलेटेड कंडीशन को आइडेंटिफाई करके न्यू स्ट्रैंड को कंफर्म करता है। फिर जैसे ही L कम्युनिकेट कर देगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, और H के अंदर के ही जो सिस्टम है हेलिकेज है ना, एक्सोन्यूक्लियस, वो सब एक्टिवेट होके ये एक्साइज हो जाएगा एंड रिपेयर हो जाएगा। तो ये तो होता है बैक्टीरिया के केस के अंदर जो म्यूट S सिस्टम है वो कैसे काम करता है और कैसे हेमीमिथाइलेटेड का फ़ायदा उठाया जाता है ना। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, अगर एक गैप के बाद में हम इनको लगाना चाहेंगे तो काम नहीं हो सकता। तो अभी अभी जो पॉलीमरेज काम करके गया है उसके जस्ट पीछे पीछे रिपेयर हो सकती है। कोई नहीं, देखते बाद में, मेरे को बता देना आप, है ना, अभी तो थोड़ा वॉइस आपकी सही नहीं थी। देखो यूकैरियोट्स में आपको ध्यान देना है कि यूकैरियोटिक सिस्टम जो है उसमें भी ऐसा ही मशीनरी काम करता है, ठीक है, लेकिन उनके नोमेनक्लेचर अलग है। यहाँ पे देखो आप बोलेंगे म्यूट S अल्फा, वो भी क्या है, एक हेटेरोडाइमर है MSH2 और MSH6, तो दो अलग अलग प्रोटीन है, हेटेरो और डाइमर। ऐसे होता है म्यूट S बीटा, वो भी क्या है, H2 और H3 हेटेरोडाइमर है। ऐसे होता है L अल्फा, तो LH1 TMS2, ये भी हेटेरोडाइमर है। एक्सोन्यूक्लियस होता है एक्सो1, यहाँ पे DNA पॉलीमरेज डेल्टा काम करता है। प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन चाहिएगा, रेप्लिकेशन फैक्टर A प्रोटीन चाहिएगी, HMG-B1 एक प्रोटीन है, ये यहाँ पे काम आती है। और फिर आपको ध्यान देना है कि काम सारा बिल्कुल सिर्फ लाइगेज वगैरह भी काम आएंगे, वो भी वैसे ही है, बस सबसे इम्पोर्टेंट होता है म्यूट S अल्फा, जिसके बिना ये काम नहीं हो सकता। तो हालांकि वहाँ का मैकेनिज्म और यहाँ का मैकेनिज्म प्रोसेस वाइज सेम रहेगा, बट एंजाइमेटिक डिफरेंस है, तो वहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं। और इधर से भी आपको ध्यान देना है कि इधर के प्रोटीन हैं उनके नाम क्या है और वो किससे बने हैं, वो हेटेरोडाइमर कंडीशन होती है। पॉलीमरेज वगैरह पे आपको ध्यान देना है। फिर देखो PCNA वगैरह, ये तो क्या है कि यूकैरियोटिक सिस्टम के हिसाब से आ जाएंगे, कि यहाँ पे तो मैकेनिज्म इनसे ही होती है, ठीक है। देखो अपन ने काफ़ी सारे डैमेजेस, है ना, अलग अलग एंगल से क्लियर किए। अब इसमें एक नेक्स्ट लेवल लेते हैं अपन, और ये भी क्या है, रेप्लिकेशन के बाद का रिपेयर है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो अपन पढ़ेंगे वो है रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, यानी कि दो अलग अलग जो स्ट्रैंड होते हैं DNA स्ट्रैंड, उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन होता है, ये रिकॉम्बिनेशन लेवल का रिपेयर है, ठीक है। इसका बेसिक क्या है वो समझते हैं पहले तो ना, इसकी ज़रूरत क्यों है या ऐसा क्यों होता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि थायमिन डाइमर है, वो बन गया,
ठीक है। अब जैसे रेप्लिकेशन के दौरान, है ना, जैसे रिपीट कर लो बात को, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या होता है, TLS होता है, ठीक है। या आप NER भी कर सकते हो, है ना। बैक्टीरिया होता है तो वहाँ पे फोटोलाइज भी है, ठीक है। लेकिन ये तो रिकॉम्बिनेशन रिपेयर है, तो क्रोमोसोम की बात आएगी तो यूकेरियोट होंगे। तो ये मैकेनिज्म तो यूकेरियोट्स के अकॉर्डिंग आपको समझनी है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम रिपेयर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ये तो यूकेरियोट का काम है, ठीक है। तो देखो, या तो TLS हो रहा हो या NER हो रहा हो, है ना। TLS में क्या होता है, TLS में ये होता है कि जैसे मान लो कि डेल्टा काम कर रहा था, तो फिर क्या हुआ कि डेल्टा जो है वो तो आपका हट गया और रिपेयर वाले वहाँ पे आ गए। या मान लो एप्सिलॉन था, वहाँ पे रिपेयर वाले आ गए। लेकिन एक ऐसा केस आप मानो जहाँ पे क्या हो कि नो TLS, नॉर्मल एंजाइम यानी कि डेल्टा और एप्सिलॉन दे जंप, यानी कि सपोज ये आपके पास स्ट्रैंड था और यहाँ हमने डायमर दिखा दिया कि डायमर बना हुआ है। अब पॉलीमरेज क्या है कि वो बना रहा है और फिर आगे से फिर बना दे, अदरवाइज तो TLS वाले आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे गैप बन गया, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर अगर ऐसा हो गया है ना कि जब नॉर्मल, क्योंकि देखो पॉलीमरेज स्विचिंग होती है कि नॉर्मल वाले हटते हैं, रिपेयर वाले लगते हैं, फिर रिपेयर वाले हटते हैं, फिर वो नॉर्मल वाले फिर लगते हैं। तो स्विचिंग मान लो ना हो और ये उस पर से जंप करके और आगे से बना दे, इसके आगे खाली छोड़ दे, तो ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका सॉल्यूशन अब यहाँ पे तो है नहीं भाई। देखो इस समय पे क्या हुआ था कि ये था टेम्पलेट और ये है न्यू, यही बात है। ऐसा ही दूसरा टेम्पलेट और था और उस पे भी नया बनाया, क्योंकि पहले ये स्ट्रैंड ऐसे थे ना, तो हमने उनको सेपरेट किया, फिर नए बनाए, ओके। तो नया बनाते समय TLS होना चाहिए था, लेकिन TLS नहीं हुआ और एंजाइम जंप करके आगे से उसने बना दिया, ठीक है। अब ये चीज़ है, अब ये दोबारा अगर आप इसको काम में लें, नेक्स्ट न्यू रेप्लिकेशन आप इसका कराओ, तो अब अगली बार तो ये तो वहीं का रह जाएगा, ये तो अब भी पड़ा है और क्या पता इसको कोई हटा दे। लेकिन नया वाला जो अब आप टेम्पलेट बनाओगे तो उसमें तो प्रॉब्लम आ गई, यानी कि अब इसका सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, आप बिना क्योंकि इस बार तो ये टेम्पलेट बनेगा, तो टेम्पलेट में गैप है, तो फिर हम उसके सामने क्या लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी लगाया जा सकता है, तो कुछ भी गलती हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन रिकॉम्बिनेशन रिपेयर होता है, यानी कि आप ऐसे समझो कि यहाँ जो गलती हुई है इसका सेम पार्टनर यहाँ पे है ना, जो सिस्टर स्ट्रैंड है, ये जो सिस्टर स्ट्रैंड बने हैं यहाँ इसका सॉल्यूशन है, राइट। तो अब इसको
है ना, गैप को भरने के लिए, इस गैप को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो दूसरे स्ट्रैंड बने हैं इसमें इनको जैसे रिकॉम्बिनेशन में अपन स्ट्रैंड को फंसाते हैं ना, वैसे फंसाना पड़ेगा इसे। तो फिर हम यहाँ पे नया बनवा सकते हैं। और फिर आप इनको वापस रिजोल्व कर दो, जैसे रिकॉम्बिनेशन में इन स्ट्रैंड्स को वापस निकालते हैं, राइट। अगर टीएलएस ना हो तो नए स्ट्रैंड में डायमर के सामने गैप आ जाएगा। अब उसको हम कैसे भी नहीं भर सकते, लेकिन अभी भी उसका जैसा जो दूसरा स्ट्रैंड बना था वहाँ वो इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से कॉपी करवा के ला सकते हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी डबल स्ट्रैंड है, उसमें इसको फंसाना पड़ेगा। तो ये जैसे अपन क्रॉसिंग ओवर कराते हैं वो वाला सीन है। तो अपन रिकॉम्बिनेशन का तरीका इस्तेमाल करके भी रिपेयर है वो कराई जा सकती है, राइट। हालांकि अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट ही करेगी, लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम और हो गई थी, कम से कम उसका